अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कोशिका के भाग 5 के बारे में पढ़ेंगे। हम पार्ट 1 में भाग 4 तक देख लिए थे। आज भाग 5 से देखेंगे कोशिका द्रव और मुख्य अंगक, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, प्लास्टिड, राइबोसोम और अन्य महत्वपूर्ण अंग के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म क्या है? प्लाज्मा झिल्ली सेल मेम्ब्रेन और केंद्रक झिल्ली के बीच पाए जाने वाले पदार्थ को साइटोप्लाज्म कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच पाए जाने वाले जेली जैसे तरल पदार्थ को साइटोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ कोशिका है तो ऐसे ऐसे तरल पदार्थ देखे होंगे बना हुआ चित्र में आप उस दिन, तो वो साइटोप्लाज्म है। इसमें 80% से अधिक पानी होता है। यानी साइटोप्लाज्म में पानी कितना प्रतिशत होता है? तो 80% होता है। सभी कोशिकांग इसी द्रव में तैरते हैं। जितने भी कोशिकांग हैं सभी इसी द्रव में तैरते रहते हैं साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलाइसिस, श्वसन का पहला चरण की प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस का पहला चरण कहाँ संपन्न होती है? तो साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। आगे बढ़ेंगे। केंद्रक, न्यूक्लियस, कोशिका का नियंत्रण केंद्र, कोशिका का कंट्रोल केंद्र, कंट्रोल सेंटर। यह यूकेरियोट कोशिकाओं का सबसे महत्वपूर्ण बड़ा और केंद्र अंगक है। तो कोशिका का सबसे बड़ा अंगक होता है केंद्रक यानी न्यूक्लियस। इसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल या कंट्रोलर कहा जाता है। जैसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है सीपीयू को, उसी प्रकार कोशिका का जो ब्रेन होता है वह केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। यह दोहरी झिल्ली वाली, यहाँ देख ध्यान रखिएगा, यह दोहरी झिल्ली वाली संरचना है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ डीएनए क्रोमेटिन धागे के रूप में मौजूद होता है। यानी केंद्रक के अंदर आनुवांशिक पदार्थ डीएनए क्रोमेटिन धागे के रूप में मौजूद होता है। किसमें? तो केंद्रक में। गुणसूत्र और जीन्स, कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन धागे संघनित होकर अस्पष्ट छड़ जैसी संरचनाएं बनाती है जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। और मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है मनुष्य के शरीर में। डीएनए और हिस्टोन, गुणसूत्र मुख्य रूप से डीएनए और क्षार हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। जीन, डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। यह आनुवंशिकता की मूल भौतिक इकाई है। और जीन के बारे में पूछा गया है कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं या क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो जीन कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, इंपोर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? यही क्वेश्चन बनता है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। सर्वप्रथम कोलिकर ने इसे देखा था। माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम किसने देखा? कोलिकर ने। कब देखा? 1880 में। अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट कहा और बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तीनों वैज्ञानिक इंपोर्टेंट है, लेकिन ज्यादातर अधिकतर अल्टमान और बेंडा के बारे में पूछा जाता है। तो कोलिकर ने सर्वप्रथम देखा, अल्टमान ने बायोप्लास्ट नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया का बायोप्लास्ट नाम किसने दिया? तो अल्टमान ने दिया। और माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? तो बेंडा ने दिया, सी बेंडा। यह दोहरी झिल्ली वाली कोशिकांग है। इसके भी 2 स्तर होते हैं, दोहरी झिल्ली वाली। इसके अंदरूनी झिल्ली मुड़कर उंगली जैसी संरचनाएं बनाते हैं जिसे क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं वृत्ताकार डीएनए और 70 एस राइबोसोम होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ये प्लांट सेल बना हुआ है, सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी अपार्टिन, गोल्जी का, प्राक्सीसोम, राइबोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, ये सभी प्लांट सेल में पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ध्यान रखें। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है या कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, श्वसन और ऊर्जा। यहाँ कोशिका श्वसन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्रेब्स चक्र में घटित होती है। यह क्वेश्चन बहुत बार बना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया कहाँ घटित होती है?
तो क्रेब्स चक्र में घटित होता है। और श्वसन के दौरान भोजन के ऑक्सीकरण से अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और यह ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। तो कहेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित होता है? एटीपी के रूप में। और एटीपी का फुल फॉर्म या पूर्ण रूप बहुत बार पूछा है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट लिखा भी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस कहते हैं। तो कोशिका का ऊर्जा घर या शक्ति गृह या पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। एटीपी को कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। एटीपी को एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, यानी ऊर्जा का सिक्का। और कोशिका की ऊर्जा मुद्रा तो किसको कहेंगे? एटीपी को, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया, शक्ति घर माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी को ऊर्जा का मुद्रा या एनर्जी करेंसी कहा जाता है। और यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आता है, ध्यान रखेंगे और अच्छे से एकदम याद करेंगे। लवक, लवक जो होते हैं यह सिर्फ पादप में पाए जाते हैं, जंतु में नहीं पाए जाते। ध्यान रखिएगा, लवक जो है ये सिर्फ पादप जगत का भाग है, यानी पादप यानी पौधे में ही पाए जाते हैं और कहीं पे ये नहीं पाए जाते हैं। ये सभी क्या करते हैं? कलर प्रदान करते हैं। हरित लवक सबसे इंपॉर्टेंट, क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट ये हरे रंग के होते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है जो प्रकाश के संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है। तो पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। बर्नी लवक, क्रोमोप्लास्ट ये रंगीन लवक हैं, पीले, लाल, नारंगी, जो फूलों और फलों को आकर्षक रंग प्रदान करते हैं। जैसे टमाटर का रंग लाल है, ये सभी बर्नी लवक के कारण होता है। अवर्णी, अवर्णी जैसे ही हुआ तो इसका मतलब ये रंगहीन लवक है। ल्यूकोप्लास्ट ये रंगहीन लवक होते हैं। और सभी का इंग्लिश भी साथ में याद रखना, क्योंकि अंग्रेजी ही आ जाता है, कभी हिंदी नहीं लिखा हो तो। इनका मुख्य कार्य भोजन, स्टार्च और वसा प्रोटीन का संचय करना होता है। ये इसका काम क्या है? अवर्णी लिखा, भोजन, स्टार्च, वसा, प्रोटीन का संचय करना होता है अवर्णी लवक का। और जड़ का रंग व्हाइट होता है, नहीं कोई कलर नहीं होता, रंगहीन होता, तो वो अवर्णी लवक के कारण होता है, ल्यूकोप्लास्ट के कारण होता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ऊर्जा का सिक्का या कोशिका का ऊर्जा घर तब एटीपी को कहते हैं। इसमें सिक्के के ढेर जैसी संरचनाएं होती हैं, जिसे थाइलाकोइड का या ग्रेना कहते हैं। थाइलाकोइड या ग्रेना कहते हैं। इसमें तरल भाग को स्ट्रोमा कहते हैं। हरित लवक के तरल भाग को हम स्ट्रोमा कहते हैं, लिक्विड भाग को। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसमें भी अपना स्वयं का डीएनए और 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। इन्हें अर्ध स्वायत्त अंगक भी कहा जाता है। अंतःप्रद्रवी जालिका, यह साइटोप्लाज्म में फैली नालिकाओं का एक जाल है जो कोशिका को आंतरिक ढांचा यानी कंकाल प्रदान करता है। खुरदरा RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी सतह पर राइबोसोम चिपके होते हैं। तो ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा गया, ग्रुप डी रेलवे में पूछा गया, LP में पूछा गया कि राइबोसोम कहाँ पर चिपके रहते हैं? तो खुरदरा ER पे, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। अंतःप्रद्रवी जालिका के दो प्रकार होते हैं, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ मतलब खुरदरा सतह, स्मूथ मतलब चिकनी सतह। हिंदी में बोले तो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, और ये रफ तो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। तो इसका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण और परिवहन करना। राइबोसोम ऐसे भी प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो खुरदरा पे लगे क्या है? राइबोसोम। तो काम क्या करेंगे? प्रोटीन का संश्लेषण। चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम नहीं होता है। जब राइबोसोम नहीं होंगे तो ये क्या नहीं करेगा? तो ये फिर
प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करेगा। इसका मुख्य कार्य लिपिड, वसा संश्लेषण और विषाक्त पदार्थों का विसरण करना। यानी मान लेते हैं कि अगर कोई जहर खा लेता है तो वो विषाक्त पदार्थ होता है, या कोई खाना गलत खा ले तो वो जो टॉक्सिक पदार्थ होता है उसका विसरण करने का काम कौन करता है? SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। पहला क्वेश्चन ये बनता है, प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम का। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम। सर्वप्रथम जॉर्ज पैलाडे ने इसकी खोज की थी। राइबोसोम का खोज किसने किया? तो जॉर्ज पैलाडे ने। यह कोशिका का सबसे छोटा अंगक है, इस पर कोई झिल्ली नहीं होती है, ये झिल्ली रहित रहती है, राइबोसोम झिल्ली रहित होती है। यह RNA और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबोसोम RNA और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है? तो RNA प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। यह कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करना, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। तो प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को। प्रकार क्या है? तो प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं और यूकैरियोट्स में 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, गोल्जी का। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा जो बनता है कि इसे इसलिए कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। तो ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? तो गोल्जी का में ये बनता है, तो ये याद रखेंगे। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। गोल्जी का खोज कैमिलो गोल्जी ने 1898 में किया था। यह मुड़ी हुई थैलियाँ यानी सिस्टर्नी का समूह होता है। यह कोशिका द्वारा संश्लेषित पदार्थ, प्रोटीन, लिपिड, पैकेजिंग, प्रसंस्करण, उन्हें गंतव्य स्थान तक भेजने का कार्य करता है। कौन? तो गोल्जी काय जो है काम करता है। पौधों में से डिक्टियोसोम भी कहते हैं, यानी गोल्जी काय को पौधे में क्या कहते हैं? तो डिक्टियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम। इंपॉर्टेंट है लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लाइसोसोम से बनता है, ध्यान रखेंगे। इसकी खोज क्रिस्टियन डी डूबे ने किया था। क्रिस्टियन डी डूबे ने 1955 में किया था। इसमें शक्तिशाली पाचन एंजाइम पाए जाते हैं जो बाहरी कचरे और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को पचा सकते हैं। तो लाइसोसोम का काम क्या है? तो पाचन एंजाइम पाए जाते हैं। यही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। जब पूरी कोशिका बीमारी या क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है। इसके एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा डालते हैं। अपनी कोशिका को कौन पचा डालता है? तो लाइसोसोम के एंजाइम। इसी कारण इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं या परमाणु बम कहा जाता है, क्योंकि ये खुद को, जैसे ही अगर मनुष्य में लाइसोसोम फटेगा आदमी खत्म, यानी मर जाएगा। और किसके कारण? तो यही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, यही एंजाइम जो कि पाचन करता है, पाचन करने का काम करता है, और ये खुद जो है एंजाइम अपने कोशिका को पचा डालता है, इसीलिए जो है फट जाता है। इसी के लिए इसको सुसाइड बैग कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है। रिक्तिका यानी वैक्यूल, रसधानी। रिक्तिका, रसधानी एक को ही कहते हैं। ये सिर्फ पौधे में पाए जाते हैं। कोशिका के अंदर खाली जगह जैसे दिखने वाली तरल भरी संरचना रिक्तिका कहलाती है। तरल भरी संरचना क्या कहलाती है? तो रिक्तिका कहलाती है। रिक्तिका को बाहरी झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। और पादप कोशिका में ये बहुत बड़ी होती है और कोशिका का 90% आयतन घेरती है। कौन? तो रिक्तिका। जबकि जंतु कोशिकाओं में बहुत छोटी या अनुपस्थित होती है, नहीं के बराबर होता है। कार्य जल, उत्सर्जी पदार्थ और भोजन का भंडारण करना किसका काम है? रिक्तिका का काम है। तारक का है सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स। तारक काय की खोज टी बोवेरी ने किया था। ये बहुत बार पूछता है। तारक काय यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, ये नहीं पाया जाता। तारक काय केवल कहाँ पाए जाते हैं? जंतु कोशिका में। इसमें दो बेलनाकार संरचनाएं होती है जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। कार्य कोशिका विभाजन के समय तुर्क तंतु का निर्माण करना जो गुणसूत्रों को ध्रुवों की ओर खींचते हैं। तारक काय से ज्यादा कुछ नहीं बना है कि खव खोज कब हुआ? तो 1888 में किसने किया? टी बोवेरी। और यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यही पूछते हैं ज्यादातर क्वेश्चन। साइटोस्केलेटन।
साइटोप्लाज्म में उपस्थित प्रोटीन युक्त फिलामेंट और नलिकाओं के जाल को साइटोस्केलेटन कहते हैं। यह मुख्य रूप से माइक्रोट्यूबल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट से बना होता है। कार्य क्या है? तो कोशिका को यांत्रिक सहायता यानी मैकेनिकल सपोर्ट देना, निश्चित आकार प्रदान करना यानी इसकी निश्चित आकार देना, कोशिका के भीतरी गति में सहायक होना। किसका काम है? तो साइटोस्केलेटन का। भाग 6 में पादप बनाम जंतु कोशिका की तुलना, संरचनात्मक कोशिकांगों की उपस्थिति और दोनों के बीच मुख्य जैविक अंतर को हम कल पढ़ेंगे।